परासरण क्या होता है? परासरण 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 होता क्या है? निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से केवल विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, 2 विलयन हो गए, एक इस पात्र में विलयन है, इससे आपका लगा हुआ है अर्धपारगम्य झिल्ली, और ये आपका क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। इस वाले पात्र में सांद्र विलयन, इस वाले पात्र में क्या है, सांद्र विलयन, और इस वाले पात्र में क्या है, तनु विलयन। इस वाले पात्र में क्या है, तनु विलयन। अब परासरण होता क्या है? परासरण वह होता है जिसमें निम्न सांद्रता वाला विलयन में जो विलायक होता है वह उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अर्थात यह जो हमारे पास लगा है ये आपका अर्धपारगम्य झिल्ली, क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, जो कि सेलुलोज का बना होता है। अब ये निम्न सांद्रता वाले जो विलयन है इसमें से केवल व केवल विलायक के अणु उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह करेंगे, तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह की गति को ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब विसरण क्या होता है? विसरण परासरण का जस्ट उल्टा होता है। विसरण परासरण का जस्ट उल्टा होता है, अर्थात उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। मतलब कि यह उच्च सांद्रता वाला विलयन है। अब इससे अगर जो विलायक के अणु है या विलेय के अणु है इस बगल चले आते हैं, कम सांद्रता वाले विलयन की ओर आते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है? परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न सांद्रता वाला विलयन जो होता है उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह करता है, और विसरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता वाला जो विलयन होता है वह निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह करता है। और परासरण में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है जो अपने अंदर से केवल व केवल विलायक के अणुओं को जाने देता है। ठीक है दोस्तों। और विसरण क्या होता है,
विसरण में किसी भी अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसमें विलेय और विलायक दोनों के अणु उच्च सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह करते हैं। जो परासरण होता है वह केवल व केवल द्रवी विलयन में होता है। जो विसरण होता है वह द्रवी विलयन, गैसीय विलयन, ठोस विलयन तीनों में होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सब पढ़ेंगे परासरण दाब। क्या पढ़ेंगे? परासरण दाब। अब परासरण दाब क्या होता है? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। अर्थात यह हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली है, यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, यह निम्न सांद्रता वाला विलयन है, इसमें से विलायक कण इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं। इसी को रोकने के लिए, एक परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो हम इसके दिशा में दाब लगाएंगे, इसी दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? परासरण दाब। और परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं या पी से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब बराबर फार्मूला आपका होता है परासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं। पाई बराबर फार्मूला होता है CRT। पाई बराबर क्या होता है? CRT। जहां C आपका क्या है? C आपकी सांद्रता है। C आपकी क्या है? सांद्रता। R क्या है? एक स्थिरांक है। R क्या है? स्थिरांक है। और T आपका क्या है? परम ताप। T आपका क्या है? परम ताप है। अब देखिए दोस्तों, सवाल दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलय करने पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के वाष्प दाब 17.53 mmHg से घटकर 17.53 mmHg से घटकर 17.22 mmHg हो जाता है तो ग्लूकोज का अणु भार ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे विलयनों के लिए हम लोग पढ़े हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम पढ़े हैं। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम है आपका P0 माइनस PS के बटे P0 बराबर स्मॉल w इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W इंटू स्मॉल m। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या दिया है। अब दिया क्या क्या है? अब देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज अर्थात जो स्मॉल w है इसका वैल्यू कितना दिया? 18 ग्राम। इसका वैल्यू क्या दिया है? 18 ग्राम। और जो कैपिटल W है अर्थात विलायक कितना दिया है? 100 ग्राम। विलायक कितना दिया है? 100 ग्राम दिया है। उसके बाद कहेगा कि जल का जो वाष्प दाब है, मतलब कि जो P0 है इसका वैल्यू कितना दिया? 17.53 mmHg। और PS का जो वैल्यू है ये कितना आपको दिया है? 17.22 mmHg। ठीक है दोस्तों, तो कहा है कि ग्लूकोज का क्या आपको निकालना है? अणु भार। ग्लूकोज को आपको क्या निकालना है? अणु भार। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल w है यह विलेय का भार है, यह विलेय का भार है। ठीक, कैपिटल W जो है आपका विलायक का भार है। P0 आपका है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब।
पीएस है आपका विलयन का वाष्प दाब, और इसमें जो आपका यम है विलायक का मोलर द्रव्यमान, और छोटा यम जो है विलेय का मोलर द्रव्यमान, मतलब कि अणुभार। तो अब इसमें हमको पी नॉट का वैल्यू दे रखा है 17.53 माइनस पीएस का वैल्यू कितना दिया है 17.22 बटे पी नॉट का वैल्यू आपका है 17.53 बराबर स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया 18 ग्राम। और जो कैपिटल एम है यह विलायक है, और विलायक क्या है जल है, जल का सूत्र होता है H2O, और इसका मोलर द्रव्यमान निकाल देंगे तो 1 गुणे हाइड्रोजन 2 है प्लस ऑक्सीजन का 16 बराबर 18, मतलब जो कैपिटल एम का मान है कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इंटू कैपिटल डब्ल्यू आपको दे रखा है कितना 100 ग्राम, और यही आपका स्मॉल एम का वैल्यू पूछा है। तो अब इसमें से घटा देंगे, 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा 1 आएगा, और 5 में से जाएगा 3 आएगा 0.0 बटे आपका कितना हो जाएगा 17.53। ठीक है दोस्तों, बराबर आपका हो जाएगा 18 मल्टीपल 18, और ये आपका 100 इंटू यम हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम सब, यम को इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.31 गुणे 100 इंटू यम बराबर 18 गुणे 18, और गुणे आपका कितना हो जाएगा 17.53। अब इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो 31 हो जाएगा, तो 31 आपका क्या हो जाएगा 31, यम बराबर 18 गुणे 18 गुणे 17.53, यम बराबर आपका हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 18 गुणे 18 बराबर 324 गुणे 17.53 बटे 31। ठीक, अब यम बराबर आपका हो जाएगा, इसको दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के लिए आप कर देंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 324 गुणे 1753, नीचे आपका हो जाएगा 3100। ठीक, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो 183.23 ऐसे करके कुछ आएगा इसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है कि डेल्टा टीबी बराबर आपका फार्मूला होता है केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर आपका हो जाता है के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है दोस्तों, जहां के बी क्या है, के बी आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक है, और के एफ क्या है अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक।